अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। देन स्टूडेंट्स, हम एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। और स्टूडेंट्स, लेक्चर के लास्ट पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। आज हम चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के नेम में एक वर्ड ऐसा है जिससे आप फैमिलियर हैं, मींस इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट्स? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के अंदर चेंज के खिलाफ मज़ाहमत करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है, अगर हम उसको मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो इनिशियली वो रेजिस्ट करेगी अपनी स्टेट को चेंज होने में। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर एक बाइसिकल है जो कि मूव कर रही है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो बाइसिकल की कोशिश है कि वो मूव करती रहे। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया को सादा अल्फाज में हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी आसानी से मूव करवाया जा सकता है या कितनी आसानी से रोका जा सकता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी मुश्किल से चलाया जा सकता है, मूव करवाया जा सकता है, या फिर कितनी मुश्किल से रोका जा सकता है। इसको हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया में। और स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है। और मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा मास होगा, इट मीन्स दैट उस ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस की फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसको हम हल्की फोर्स के साथ भी, थोड़ी सी फोर्स के साथ भी मूव करवा सकते हैं या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी रेजिस्टेंस की फोर्स भी कम है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं उसका इनर्शिया भी कम है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी डिस्कशन किसकी थी? इनर्शिया की। लेकिन हमारा आज का आर्टिकल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। For example, students, this is a circular path, or students, this is the center of the circular path. इस सर्कुलर पाथ में हम एक रोड कंसीडर करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये रोड पिवेटेड है किसके साथ? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ के साथ। और स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मास m है जिसको हमने रोड के एक एंड के साथ बांधा हुआ है। दिस इज द मास m। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस मास m के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं अलोंग द टेंजेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम इस मास m के ऊपर फोर्स अप्लाई करें अलोंग टेंजेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर के एग्जांपल को देखें तो जब मार्कर के ऊपर फोर्स लगेगी तो ये मार्कर रोटेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसका दूसरा नाम है टॉर्क। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इस फोर्स F की वजह से इस मास m के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर हम बेस लाइन से इस रोड के एंगल को रिप्रेजेंट करें तो ये एंगल है थीटा, और इस मास m का सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब मास m एक फिक्स्ड रोड के साथ अटैच्ड है, जब मास m के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मास m लीनियर मोशन करने की बजाय इसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स F की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम टॉर्क की सेंस में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स,
जैसा कि आपको मालूम है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। तो स्टूडेंट्स फोर्स की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किस पॉइंट पर? अलोंग टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इस मास m के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स उस रोटेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन को कोरिलेट किया था एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला क्या था? at which is the tangential acceleration is equal to r alpha। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m एज इट इज, लेकिन at की जगह हम लिखेंगे r alpha। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को r से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विद r तो क्या होगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स r से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा RF। राइट हैंड साइड को जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक r ऑलरेडी मौजूद है तो यहां पर क्या आएगा? r का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा RF किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है मूवमेंट ऑफ फोर्स की। मींस फोर्स की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है? टॉर्क के इक्वल। और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड किसके इक्वल आई है? mr स्क्वायर अल्फा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो टर्म है mr स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स ये टर्म mr स्क्वायर किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ mass m and square of the distance r। और स्टूडेंट्स r कौन सा डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है mass m का सर्कुलर पाथ के सेंटर तक, जिसको हम पोजीशन वेक्टर r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिंबल की बात करें तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर I के साथ। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले की बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, जो कि अभी हमने यहां पर भी लिखा था। नाउ स्टूडेंट्स
अगर हम फॉर्मूला की मदद से यूनिट निकालना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो स्टूडेंट्स किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का, और मैस की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिट। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल। मीटर स्क्वायर की वजह से हम यहां पर एल का स्क्वायर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डायमेंशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम नेचर की बात करें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में हमने एक फॉर्मूला लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब हमें मालूम है कि द टर्म एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। तो अगर हम आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला आया है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और स्टूडेंट्स हमारे पास एक पहले से एक फॉर्मूला मौजूद है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन बी का नाम दें, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए विद इक्वेशन बी आप देख सकते हैं टॉर्क को किससे रिप्लेस किया है? फोर्स के साथ, या फोर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? टॉर्क के साथ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है वही काम, वही रोल कौन प्ले करता है एंगुलर मोशन में? टॉर्क। तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं फोर्स का एनालोगस क्या है? टॉर्क। फोर्स जो रोल लीनियर मोशन में प्ले करेगी वही रोल टॉर्क एंगुलर मोशन में प्ले करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम आई की बात करें और मास एम की बात करें, तो मास एम को हमने किससे रिप्लेस किया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। इट मीन्स दैट मास जो रोल लीनियर मोशन में प्ले करता है वही रोल एंगुलर मोशन में कौन प्ले करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लास्ट पे स्टूडेंट्स लीनियर एक्सेलरेशन को हमने किससे रिप्लेस किया है? एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के एनालोगस आपको याद होने चाहिए कि फोर्स का एनालोगस एंगुलर मोशन में क्या है? टॉर्क। मास का एनालोगस एंगुलर मोशन में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन का एनालोगस एंगुलर मोशन में क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस क्या होगी? तो स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस में हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I plays the same role in angular motion as mass m in linear motion. This is the significance of moment of inertia.
तो स्टूडेंट्स, जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया कि इनर्शिया क्या बताता है, इनर्शिया बताता है कि कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जा सकता है या एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपने याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बताता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से रोटेट करवा सकते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसको कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिस्कशन। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज द डिस्टेंस r, which is the distance of the mass m from the center of the circular path. तो it means that, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, कितने फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और ये डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ द मास m फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास m of the object and it also depends on the square of distance r। और स्टूडेंट्स अगेन मैं बताता चलूं, ये डिस्टेंस r क्या है? पिवट पॉइंट से या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास m का जो डिस्टेंस होगा उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसको हम अभी ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजिड बॉडी जो कि इरेगुलर शेप्ड का एक ऑब्जेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, ये है हमारी रिजिड बॉडी। जैसा कि आपको मालूम है, एक रिजिड बॉडी डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिजिड बॉडी का ये पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट मास कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल और उसका मास है m1। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r1 के साथ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम एक और पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्टिकल के मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 से और इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? r2। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम एक और पार्टिकल कंसीडर करें इसी रिजिड बॉडी के अंदर, तो स्टूडेंट्स
इस पार्टिकल का मास होगा m3 और उसका सेंटर से डिस्टेंस होगा r3। और स्टूडेंट्स अगर हम एक और पार्टिकल कंसीडर करें फ्रॉम द पिवट पॉइंट ऑफ दिस रिजिड बॉडी, तो स्टूडेंट्स उस पार्टिकल का मास होगा m4 और उसका सेंटर से डिस्टेंस होगा r4। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए हमने जस्ट 4 पार्टिकल्स को कंसीडर किया है, लेकिन ये रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर इस रिजिड बॉडी को हम थ्रू सम एंगल रोटेट करवाएं इन दिस डायरेक्शन, तो स्टूडेंट्स अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा कंसीडर करें और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा कंसीडर करें, अगर हम इस रिजिड बॉडी को थ्रू सम एंगल रोटेट करवाएं और उस एंगल को हम कंसीडर करेंगे थीटा, तो आफ्टर रोटेशन रिजिड बॉडी की जो पोजीशन होगी हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये डायग्राम है सेकंड केस के लिए आफ्टर रोटेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम अगेन उन्हीं मैसेज को रिप्रेजेंट करें m1, m2, m3 और m4 को, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये हैं वही 4 मैसेज। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्टिकल का मास क्या था m1 और उसका सेंटर से डिस्टेंस था r1। सेकंड पार्टिकल का मास था m2, सेंटर से डिस्टेंस था r2। थर्ड पार्टिकल का मास था m3 और सेंटर से डिस्टेंस था r3। और लास्ट पार्टिकल का मास था m4 और उसका सेंटर से डिस्टेंस था r4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी फाइनल डायग्राम। अब हमने करना क्या है, इस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजिड बॉडी को कंसीडर करें तो रिजिड बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है, वो पॉइंट या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी ऑब्जेक्ट के अंदर लाई करता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन या फिर स्पिन मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि आउटसाइड द ऑब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, वो पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिजिड बॉडी की जो मोशन है वो क्या है, रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन। लेकिन अगर रिजिड बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करें तो रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स जिस पॉइंट के गिर्द, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूव कर रहे हैं, वो उन पार्टिकल्स से बाहर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो स्टूडेंट्स हमने तो टोटल रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिजिड बॉडी की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, तो कहीं पर मास ज़्यादा होगा, कहीं पर मास कम होगा, किसी मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो
तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 विच स्टेट्स दैट टॉर्क इज इक्वल टू mr² अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टॉर्क 1 इज इक्वल टू m1 r1² अल्फा। अगर सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो हम लिखेंगे टॉर्क 2 इज इक्वल टू m2 r2² अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर m3 का टॉर्क लिखें, m4 का टॉर्क लिखें और लास्ट पार्टिकल के टॉर्क की बात करें तो लास्ट पार्टिकल के टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉर्क n, जो कि किसके इक्वल आएगा? mn rn² अल्फा। स्टूडेंट्स यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मैंने अल्फा के साथ 1 2 3 या n रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उस ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, और उस ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर अल्फा हर पार्टिकल का क्या रहेगा? सेम। तो इसीलिए हमें अल्फा के साथ 1 2 सब्सक्रिप्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वैल्यूज़ लिखने के बाद अगर हम इस ऑब्जेक्ट के टोटल टॉर्क की बात करें, जिसको हम टॉर्क T से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 एंड सो ऑन, लास्ट पे हम क्या लिखेंगे? टॉर्क N। तो स्टूडेंट्स अगर हम इंडिविजुअल टॉर्क्स की वैल्यूज़ को पुट करें तो हम लिखेंगे टॉर्क 1 की वैल्यू है m1 r1² अल्फा प्लस m2 r2² अल्फा। सिमिलरली चलते चलते लास्ट पे हम लिखेंगे mn rn² अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो आफ्टर टेकिंग अल्फा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी? m1 r1² प्लस m2 r2² एंड सो ऑन, लास्ट पे हम क्या लिखेंगे? mn rn² और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा स्टूडेंट्स? अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स अगर ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज की बात करें तो स्टूडेंट्स m1 r1² किसके इक्वल है? फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। सिमिलरली m2 r2² किसके इक्वल है? सेकंड पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली हम हर पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब हम m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² सो ऑन, इन वैल्यूज़ को बारी बारी लिखने की बजाय हम समीशन यूज़ करेंगे, सिग्मा यूज़ करेंगे, ताकि बार बार इन वैल्यूज़ को लिखने से बचा जा सके। हम एक सिंगल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिग्मा का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं m1 r1² प्लस m2 r2² एंड सो ऑन, लास्ट पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? mn rn²। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ जब ऐड होंगी तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? दीज वैल्यूज़ आर इक्वल टू सिग्मा mi ri² वेयर i इज इक्वल टू 1 और i कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स? n तक। तो स्टूडेंट्स समीशन mi/r² किसके इक्वल होगा? रिजिड बॉडी के टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। तो नतीजा ये निकला कि ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू की बजाय हम सिर्फ क्या लिखेंगे? i लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? टॉर्क n इज इक्वल टू i और ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? अल्फा। तो स्टूडेंट्स क्या हमने अगेन वही फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर लिया जो अभी हमने डिराइव किया था?
आप देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन इस आर्टिकल में हमने सीखा कि अगर एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रिजिड बॉडी को डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, देन हम हर पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद इसी आर्टिकल में फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक थिन रॉड है, हमारे पास एक रिंग है जिसको हम हुप भी कह सकते हैं, एक डिस्क है या एक सिलेंडर है, तो इन ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया और रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस है, अगर हमारे पास एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, और स्टूडेंट्स इस रॉड का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ए प्राइम। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन कि ऐसी लाइन जो उस रॉड को टू इक्वल पार्ट्स में इक्वल शेप्स में डिवाइड कर दे, ए प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर गिवन डायग्राम एक रिंग है, एक हुप है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं this is a ring और इस रिंग का स्टूडेंट्स जो रेडियस है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं r के साथ, और इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अगेन ए प्राइम, जो इस रिंग को टू इक्वल शेप्स में पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देन स्टूडेंट्स, अगर गिवन डायग्राम एक डिस्क है तो डिस्क को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज अ डिस्क जो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट्स डिस्क का रेडियस है r और इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ए प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर गिवन डायग्राम एक स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? अभी देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्फीयर का रेडियस r है तो स्टूडेंट्स इसका डायमीटर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 2r के इक्वल। और स्टूडेंट्स इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है? अगेन ए प्राइम के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक थिन, इसका नाम लिख लेते हैं, इट इज अ थिन रॉड, इट इज अ रिंग और अ हुप, इट इज अ डिस्क, एंड स्टूडेंट्स फाइनल शेप क्या है? स्फीयर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है I इज इक्वल टू 1/12 ml²। और स्टूडेंट्स रिंग और हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है?
एम आर स्क्वायर के इक्वल। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है 1/2 एम आर स्क्वायर के इक्वल। और स्टूडेंट्स स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल। स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन इस बुक में गिवन नहीं है, जो कि आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपने जस्ट इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स में इन फॉर्मूलाज की मदद से ही आप गिवन ज्योमेट्रिकल शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।